हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अरूप और आप लोग देख रहे हैं ऑसिलेशन चैप्टर। क्लास 11 का ये चैप्टर है और जो ग्रेजुएशन का है उन लोगों का भी ये काम आएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बहुत सारा इंटरेस्टिंग एंड डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को हम आसान लैंग्वेज पे समझाने की कोशिश करेंगे इसमें। तो आज का जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम फेज एंड फेजर डायग्राम को इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का इस कॉन्सेप्ट में ही डाउट होता है कि फेज क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, कैसे फेजर डायग्राम आया, कैसे ऑसिलेशन को हम वेव की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये मतलब बहुत सारा कन्फ्यूजन आ जाता है इसमें। सारे चीज़ को वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। अगर इस चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना, ताकि इस टाइप का नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। देखो, इसमें टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम इससे पहले के क्लास में पीरियोडिक मोशन के बारे में डिस्कस किए थे। पीरियोडिक मोशन के अंदर ही हार्मोनिक मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाता है। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन भी उसके अंदर ही आ जाता है। तो टाइम पीरियड मतलब क्या है? जैसे पीरियोडिक मोशन पे एक कांस्टेंट टाइम पीरियड होगा। जैसे मान लो एक स्टूडेंट जो है मतलब ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो एक कांस्टेंट स्पीड अगर उसका है तो कुछ एक कांस्टेंट टाइम पे ही वो चक्कर लगाएगा। मान लो कि अगर 4 मिनट लग रहा है उसको चक्कर लगाने में, तो एक बार 4 मिनट, दूसरे बार भी 4 मिनट, तीसरे बार भी 4 मिनट, तो उस टाइम पे उसको क्या कहेंगे हम? तो उस टाइम पे बोलेंगे वो पीरियोडिक मोशन है। एंड वो जो टाइम लग रहा है, जो फिक्स्ड टाइम लग रहा है 4 मिनट का, उसको हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ हिज और हर मोशन। ठीक है, तो ऐसे इसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या है? अगर डेफिनेशन बोले तो टाइम पीरियड को देखो, मैथमेटिकली इसको टी, कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। ये फिक्स्ड है फॉर ए मोशन, फॉर ए पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, ये फिक्स्ड है। एंड ये जो टाइम पीरियड है, इसका डेफिनेशन क्या है? तो अगर हम ऑसिलेशन के बारे में, ऑसिलेशन की टाइम पीरियड बोले तो टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन टाइम टेकन या टाइम रिक्वायर्ड इज नोन एज टाइम पीरियड फॉर दैट ऑसिलेशन। अगर पीरियोडिक मोशन के लिए बोले तो क्या बोलना होगा? तो टू कंप्लीट वन मोशन द टाइम टेकन इज नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है, ये हो गया टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेटरी मोशन, हो गया फॉर पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी का बहुत सारा नोटेशंस है। जिस स्टैंडर्ड पे तुम पढ़ाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। देखो, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको हम न्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, 3 इसका नोटेशन है। तो इसका यूनिट क्या है? जैसे टाइम पीरियड का यूनिट है सेकेंड। ठीक है, इसका एसआई सीजीएस दोनों यूनिट ही सेकेंड है। इसका क्या यूनिट है? इसका यूनिट है हर्ज। ठीक है, हर्ज को हम सीपीएस भी कभी कभी इसको बोलते हैं, साइकिल्स पर सेकेंड, क्योंकि पीरियोडिक मोशन जब होता है, ऐसा तो नहीं कि ऑल टाइम ये लिनियरली मोशन होगा। पीरियोडिक मोशन मतलब ऐसे सर्कुलेशन भी हो सकता है, ये मतलब डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो इसलिए साइकिल्स मतलब एक चक्कर लगाने पे, साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, मतलब सॉरी, साइकिल्स पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में जितना चक्कर लगाएगा, पर सेकेंड है ना, तो साइकिल्स पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में जितना चक्कर लगाएगा वो उसका फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। एन या एफ या न्यू से इसको हम डिनोट करते हैं। हर्ज किस टाइम पे यूज करते हैं? हर्ज इसमें भी यूज किया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम हर्ज को हम यूज करते हैं जहां पे लिनियर मोशन होता है, उस सिचुएशन पे। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या होगा फिर? कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ठीक है, मतलब एक सेकेंड के अंदर जितना ऑसिलेशन होगा, मान लो एफ अमाउंट, एक सेकेंड के अंदर अगर एफ नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हुआ तो उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एफ। एक सेकेंड के अंदर अगर एन नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुआ तो उसको बोल देंगे कि उसका फ्रीक्वेंसी है एन, इस टाइप में। तो अगर एक सेकेंड में एफ नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुआ तो उल्टा करके हम बोल सकते हैं कि एफ ऑसिलेशंस होने के लिए टाइम लगा 1 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग जाएगा? 1/f सेकेंड, यूनिटरी मेथड। तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा? 1/f। अब एक ऑसिलेशन पे जो टाइम लगा वही तो हमारा टाइम पीरियड है, दैट इज कैपिटल टी। तो कैपिटल टी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ये रिलेशन है, कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी एफ। अब फ्रीक्वेंसी दो टाइप का हो सकता है। एक तो नॉर्मल ऐसे फ्रीक्वेंसी जहाँ पे लिनियर मोशन होगा,
दूसरा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब जहाँ पे सर्कुलर मोशन होगा वहाँ पे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी काम आता है एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी काम आता है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड दोनों सेम है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी अलग चीज़ है, एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन एंगुलर स्पीड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये सेम है, इसका नोटेशन भी सेम है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी मतलब कितना एंगल ट्रैवल करेंगे, है ना। मान लो एक ऑसिलेशन मतलब एक रोटेशन करने में इसको टाइम लग रहा है t, और एक ऑसिलेशन करना मतलब कितना एंगल ट्रैवल करना, पूरा सर्कल का जितना एंगल होगा इंटीरियर एंगल कितना है, 2 पाई है 360। तो 2 पाई एंगल ट्रैवल किया, 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ या एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल किया इन टाइम t। तो ये हो जाएगा इसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड, ऊपर एंगल है तो रेडियन, नीचे से टाइम है तो सेकेंड। एंड इसको 1/t को क्योंकि हम एप से डिनोट कर सकते हैं, तो 2 पाई एप या 2 पाई एन या 2 पाई न्यू, इससे हम इसको मतलब ये कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम को। देखो जिसको ये सब कुछ पता है वो स्किप कर सकते हो वीडियो को, टाइम फ्रेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। जिस पॉइंट तक जाना है टाइम फ्रेम के ऊपर क्लिक करके उस पॉइंट तक डायरेक्ट पहुंच सकते हो, ठीक है। अगर फेज एंड फेजर डायग्राम के लिए ही सिर्फ ज्वाइन किए हो इस वीडियो पे तो उसको जाके स्किप करके उसको सिर्फ देखो। अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। उस दिन लास्ट क्लास में इंट्रोडक्टरी वीडियो में बोला था कि हार्मोनिक मोशन जो होता है वो साइन एंड कोसाइन का फंक्शन होता है, ठीक है, साइन और कोसाइन का फंक्शन होता है। तो जो इक्वेशन है एक एसएचएम का वो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लिनियर एसएचएम हो रहा है, ठीक है, एसएचएम जो हो रहा है वो लिनियर हो रहा है, हम अभी के लिए मानते हैं। तो ये इसका मीन पोजीशन है एंड मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट पे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, मतलब पहले इधर गया, कितना गया, प्लस a तक पहुंच गया एम्पलीट्यूड तक, फिर ये रिटर्न करके मीन पोजीशन पे आया, फिर रुकेगा नहीं, यहाँ से फिर से ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा इनर्शिया की वजह से, है ना। इधर से अगर हम छोड़ देते हैं पेंडुलम को तो ये यहाँ पे डायरेक्ट तो आके रुकेगा नहीं, ये चला जाएगा उस साइड में, तो उधर चला गया, ठीक है। फिर यहाँ से इस पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ पे ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है मीन पोजीशन से। मतलब ये अगर हमारा प्लस एक्स डायरेक्शन है तो ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगा, एंड ये यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू प्लस ए होगा, एंड यहाँ पे एक्स का वैल्यू माइनस ए होगा। ए क्या है, ए क्या है, व्हाट इज ए, ए इज द एम्पलीट्यूड। तो ये नया टर्म है। एम्पलीट्यूड क्या है, तो एम्पलीट्यूड जो है उसको हम स्मॉल ए या कैपिटल ए बी ये सब से डिनोट करते हैं, ए बी सी इस टाइप से, और स्मॉल कैपिटल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम कैपिटल ए से मान लो एम्पलीट्यूड को डिनोट करें तो इसका डेफिनेशन क्या है, देखो जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से, तो ये मीन पोजीशन से, मतलब ये मीन पोजीशन है, इस जगह से ये मैक्सिमम कितना दूरी तक जा सकते हैं, इस मेन पोजीशन से ये मैक्सिमम कितना दूरी तक जा सकते हैं, वो डिस्टेंस, मेन पोजीशन यहाँ पे था, यहाँ पे ये मान लो यहाँ तक शिफ्ट हुआ तो ये ये डिस्टेंस आ गया मैक्सिमम डिस्टेंस, तो उस मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड, ठीक है, जिसको हम कैपिटल ए या स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो एक बार कंप्लीट ऑसिलेशन करना मतलब कितना एम्पलीट्यूड ट्रैवल करना, देखो यहाँ से मान लो स्टार्ट हुआ मीन पोजीशन से, इधर गया ए हुआ, ए एम्पलीट्यूड, इधर आया ए एम्पलीट्यूड, इधर आया ए एम्पलीट्यूड, फिर से ए एम्पलीट्यूड, कंप्लीट हो गया। यहाँ से स्टार्ट किए थे ना, यहाँ से राइट साइड में जा रहे थे, यहाँ से राइट साइड में जा रहे, तो गया 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 पूरा ऑसिलेशन, ठीक है। तो कंप्लीट ऑसिलेशन एक बार होने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, और टोटल डिस्टेंस जितना ट्रैवल करते हैं वो 4a है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस फॉर टाइम मतलब तो डिस्टेंस फॉर ए सिंगल ऑसिलेशन कितना है, दैट इज 4a है। लेकिन वहाँ पे ही अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि उसमें जिस पॉइंट पे से स्टार्ट किया था उस पॉइंट पे ही आके वापस उस पॉइंट पे आके रुक गया।
रुक गया या रिटर्न हो गया, बस रुकेंगे ऐसा कोई मैटर नहीं है, नहीं भी रुक सकता है, क्या प्रॉब्लम है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इक्वेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो मोशन को हम डिस्कस कर दिए कि ठीक है ऐसे मोशन हो रहा है, इस टाइप के पे मोशन हो रहा है। ठीक है, अब एक सीन देखो, सिचुएशन देखो, ये जो ऑसिलेशन हो रहा है ना, इसको हम वर्टिकली समझते हैं। मान लो ऐसे वर्टिकली हो रहा है, कुछ भी ले सकते ऊपर नीचे, है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मान लो पहले था, ऊपर गया, फिर रिटर्न आया, फिर यहाँ पे आया, ऐसा सिचुएशन हो रहा है। ओके, अगर हम एक बैंगल लेते हैं, बैंगल मतलब चूड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है, बैंगल लेते हैं, पहनते हैं ना वो, ठीक है। तो उस चूड़ी में एक मान लो पार्टिकल, एक रस्सी लटका देते हैं उसमें, या फिर कोई रबर बैंड को उसमें ये कर देते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब वो जो रबर बैंड है या पार्टिकल है वो क्या कर सकते हैं ना, मूव कर सकते हैं उस चूड़ी में। ठीक है, ऐसे देखो, जैसे मैं ये चूड़ी ले रहा हूँ, बैंगल ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ये एक रबर बैंड है इस टाइप का, ये रबर बैंड या कुछ भी छोटा सा एक ये जो मूव कर सकते हैं उस चूड़ी पे। ठीक है, सरकमफेरेंस के अबाउट मूव कर सकते हैं। तो ये ऐसे घूमेंगे, मान लो इस टाइप में घूमेंगे, ऐसे 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 घूमेंगे। ठीक है, इस टाइप में। तो ये जो घूम रहे हैं अभी, ये जो घूम रहे हैं अभी, इस दौरान मान लो यहां से अगर स्टार्ट किया, हम एक ऐसे लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ऐसे लाइन खींच देते हैं, यहां से स्टार्ट किया, पहले कहां पे जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर रिटर्न हो जाएगा अपने पोजीशन पे, राइट। लेकिन उस चूड़ी को या उस बैंगल को अगर तुम देखो, ऐसे मेरा हाथ कैसे दिख रहा है, ये फेस पूरा दिख रहा है, ये मान लो चूड़ी है एक, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, तुम लोगों को ये दिखाई दे रहा है पूरा यहाँ पे रीजियन की ऐसे ऐसे घूम रहा है। लेकिन अगर उसको ऐसे कर देते हैं, क्या दिखाई देगा, एक लाइन दिख रहा है ना, ये एक लाइन है, वो अभी पूरा सर्कुलर शेप में नहीं दिख रहा, ये अभी क्या हो गया, लाइन बन गया है। अब उस लाइन में जैसे मैं देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सर्कल का एक हिस्सा है जहाँ पे मैं वो डॉटेड लाइन से ये किया ना, जहाँ से ऑसिलेशन मतलब रोटेशन स्टार्ट हो रहा है, इस जगह से ऐसे घूम रहा है। तुम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, पेन के टिप के ऊपर फोकस करो, क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, ये तो लाइन है एक, ये एक लाइन है। ऐसा लग रहा है ना कि जब ये ऊपर गया, मतलब जब ऐसे गया तब ऐसे फील हुआ कि ये ऊपर गया, ऐसे आया तो लगा कि नहीं नीचे आ रहे हैं। तुम्हारे रेस्पेक्ट पे क्या लग रहा है, पेन का टिप नीचे आ रहा है, फिर क्या लगेगा, यहां से फिर से नीचे आया, फिर ऊपर आ गया। मतलब एक लीनियर, एक लाइन पे ऐसे हो रहा है, लग रहा है ना, लेकिन हो नहीं रहा है ऐसे। एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, ये सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन लग रहा है कि नहीं ये ऐसे ऐसे कर रहा है, इस टाइप में। ठीक है, तो ये ही फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट है, ये ही फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट है। देखो किस टाइप का, जब मान लो कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस दे देते हैं, इसको वाई एक्सिस दे देते हैं। मैं जस्ट एक्सिस की बात कर रहा हूं, इधर हम नहीं भी दे सकते, कोई इशू नहीं इसमें। देखो अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे वैल्यू कितना है, मान लो इधर x है, इधर x मतलब हम इक्वेशन प्लॉट करेंगे ना, तो x का चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। तो ये जो है यहाँ से, ये जो पार्टिकल है यहाँ से जब इस पॉइंट की ओर जाएगा, इस पॉइंट की ओर, इस पॉइंट पे आ जाएगा जब, तब वो कितना एक्स एक्सिस की ओर कितना गया, एम्पलीट्यूड दूरी गया, फिर से रिटर्न आया तो फिर से मीन पोजीशन पे आ गया, फिर इधर गया तो फिर से -1 की ओर गया, फिर से रिटर्न आया तो फिर से वो 0 पोजीशन पे आ गया। ठीक है, देखो मतलब ये पूरा चीज को और एक बार अच्छे तरीके से समझते हैं। बहुत सारा चीज ना यहाँ पे इन्वॉल्व्ड है। जैसे जब यहाँ पे मीन पोजीशन पे था, ये x = 0 था, ठीक है, ये x = +a था, ये x = -a था। जब हम मतलब फेजर डायग्राम पे ये चीज को ही देख रहे हैं, फेजर डायग्राम क्या है, एक ऐसा डायग्राम है जो फेज को बताते हैं, जो फेज एंगल को बताते हैं। ठीक है, फेज एंगल क्या है, आ रहे हैं उसमें। देखो तो ये क्या है, ये यहाँ पे हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे x = 0 है।
फिर ये कुछ टाइम के बाद ये इधर चला जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, राइट। कितना एंगल ट्रैवल किए हैं, π/2, ठीक है। फिर ये रिटर्न आ जाएगा इस पाथ के थ्रू रिटर्न आके इस पॉइंट पे आ जाएगा। मतलब क्या है, रिटर्न होके वो इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो मेन पोजीशन पे फिर से आया, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है एंड टोटल कितना एंगल ट्रैवल किया है यहाँ से यहाँ तक, पाई एंगल ट्रैवल कर लिए है। फिर से ये नीचे जाएगा तो मतलब ये रुकेगा नहीं, ऐसे नीचे चला जाएगा कितना तक, -a तक, और यहाँ पे वैल्यू भी -a है, यहाँ पे +a था। एंगल कितना ट्रैवल किया, पाई के बाद फिर से π/2 ट्रैवल किया, तो यहाँ पे टोटल एंगल कितना हुआ, 3π/2 हो गया सर, 3π/2 हो गया। उसके बाद फिर से ये यहाँ से इस पाथ तक जाएगा और अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ और इधर कंप्लीट सर्कुलेशन भी हुआ। तो एक ऑसिलेशन को एक ऑसिलेशन इज कंपेरेबल टू ए सर्कुलर मोशन हम बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। देखो अभी टोटल यहाँ पे टाइम लगा था t, टोटल यहाँ पे कितना फेज एंगल ट्रैवल किया, 2π। तो 2π फेज एंगल ट्रैवल करने के लिए उसको t टाइम लग रहा है, यही तो था। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या था इसमें, 2π/T था। आ रहे हैं उसमें कि t टाइम पे वो 2π एंगल ट्रैवल कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड पे कितना ट्रैवल करेंगे, 2π/T, वही तो एंगुलर स्पीड है, कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, इस चीज को हम इक्वेशन पे कैसे बदलेंगे, ठीक है। फेजर डायग्राम तो समझे हैं, थोड़ा बहुत मैं बोल रहा हूं क्योंकि बाद में और भी डिस्कशन करेंगे। अभी इसमें हम इक्वेशन को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे SHM का, देखो। तो एक तो यहाँ पे SHM मोशन लाइव हो रहा था SHM मोशन। लाइव SHM को हम सर्कुलर मोशन पे बदल दिए हैं इमेजिन करके। अब इस इमेजिनेशन को लेके थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, किस टाइप में, देखो। यहां पे अगर हम एक कार्व ड्रॉ करें, मान लो इस टाइप में एक कार्व ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे इस लाइन को ही ड्रॉ करके इधर ले लेते हैं, इस लाइन को ही इधर बढ़ा के ऐसे ले लेते हैं। एक हम इस टाइप में अगर एक वेव ड्रॉ कर दे, ये क्या है, वेव है, ये अब क्या बन गया, वेब बन गया, वेब, राइट, ठीक। इधर x है और इधर टाइम है, जैसे पहले भी इधर x था वह सेम है, इधर x है, इधर टाइम है इसका। अभी क्या होगा, देखो। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहां से इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा इस पाथ के थ्रू, मतलब क्या है, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस पाथ कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस पाथ कि ये ऑब्जेक्ट π/2 ट्रैवल किया। देखो सेम ही सिचुएशन है, और ये भी इक्विवेलेंट टू दिस है कि ये ऊपर गया, दूरी तो सेम तय किया a। तो इसमें एंगल कितना ट्रैवल कर रहा था, π/2। कितना एंगल ट्रैवल कर रहा था, π/2, ठीक है। ये एंगल की मैं नोटेशन जो दे रहा हूं, ये एंगल के लिए दे रहा हूं, ठीक है। ये टाइम में प्लॉट किया, लेकिन इस साइड में एक्चुअली एंगल होता है, मतलब ओमेगा इंटू टी होता है, ओमेगा इंटू टी होता है। ओमेगा मतलब 2π/T इंटू टी, तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली ये एंगल ही बच जाएगा, ठीक है। ओमेगा टी का डायमेंशन एंगल का ही डायमेंशन है, वो एंगल का डायमेंशन नहीं है तो डायमेंशन लेस है, उसका यूनिट है रेडियन, ओके। ओमेगा टी का यूनिट है रेडियन। तो इस पॉइंट से फिर से ये रिटर्न आएगा नीचे, मतलब क्या है, फिर से इस पाथ को ट्रैवल करेंगे, फिर से ये नीचे आएगा, कितना एंगल हो गया सर, यहाँ पे पाई एंगल हो गया। फिर से ये नीचे आएगा, एकदम नेगेटिव एम्पलीट्यूड -a पे आ जाएगा, टच करेंगे -a को, तो -a को टच करेंगे, यहाँ पे भी -a को टच करेंगे, यहाँ पे भी कितना एंगल हो जाएगा सर, दैट इज 3π/2। सेम यहाँ पे फिर से ऊपर चला जाएगा मीन पोजीशन पे, फिर से ये ऊपर चला जाएगा मीन पोजीशन से, फिर से ये ऊपर जाएगा मीन पोजीशन पे। तो अल्टीमेटली एक बार ऑसिलेशन करना, एक बार कंप्लीट सर्कुलर पाथ पे रोटेट करना, एक बार ऐसे करना इज इक्विवेलेंट, दिस ऑल आर इक्विवेलेंट। एंड कितना एंगल टोटल ट्रैवल कर लिए हैं, 2π एंगल। अभी ये जो मैं ड्रॉ किया, ये किसका इक्वेशन है बोल सकते हो, ये जो मैं ड्रॉ किया ये किसका, कौन सा कर्व है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, किसका है, ये साइन का है, ये साइन का है ना, क्योंकि कोसाइन का ऐसा नहीं होता है,
तो ये साइन ओमेगा टी का कर्व बन गया हमारे पास, ठीक है। और साइन ओमेगा टी जो हम बोल रहे हैं, यहाँ पे अगर इसका इक्वेशन देखें तो इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसका वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं x ऑफ t, या फिर नॉर्मली x भी बोल सकते हो, इज इक्वल्स टू वो मैक्सिमम दूरी कितना तक तय कर रहे हैं, मैक्सिमम a तक जा रहे हैं, ये इसका एम्पलीट्यूड है, तो a साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये हो जाएगा इस कर्व का इक्वेशन, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। नेक्स्ट देखो, अभी ऐसा तो नहीं है ना कि हर टाइम पे वो जीरो से ही स्टार्ट होगा, मतलब जैसे हम ऑलवेज क्या कर रहे थे स्टार्टिंग से एकदम कल के क्लास से भी हम बोले थे कि यहाँ से ऑसिलेशन कर रहे हैं, लेकिन ऑलवेज मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा ये कौन कहा, ऐसा तो नहीं भी हो सकता है। ऑसिलेशन यहाँ से भी तो स्टार्ट हो सकता है, एक्सट्रीम पोजीशन से, एंड पोजीशन से भी ऑसिलेशन स्टार्ट हो सकता है। तो अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होते हैं तो क्या ग्राफ ऐसा बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसमें क्या आएगा तब, उस टाइम पे क्या आएगा, देखो अगर एक्सट्रीम पोजीशन से बनते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज, इतना आसान, मतलब जितना आसान तरीके से इसको समझते हो ना, अगर इन डिटेल पढ़ोगे तो उतना ही क्रिटिकल है इसको समझना। देखो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू माइनस a, ठीक है। तो ये अगर हम फेजर डायग्राम तीनों चीज को ही एक साथ लेंगे, तीन चीज को एकदम पूरा एक साथ लेंगे, ठीक है। देखो ये अभी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब x इक्वल्स टू a से इधर आएगा, मतलब क्या हुआ, इस पोजीशन से इधर आएगा पहले। देखो हम इसमें क्यों एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं ना, क्योंकि एंगल एंटी क्लॉकवाइज ही पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज एंगल लोगे तो वो नेगेटिव होगा, इसलिए हम ऑलवेज ऐसे ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं इसको, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड से मतलब प्लस a से नीचे आया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम प्लस a से पहले नीचे आया, ठीक है। मेन पोजीशन पे कितना एंगल ट्रैवल किया सर, π/2, तो यहाँ पे π/2 मार्क कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा सर, यहाँ से -a की ओर जाएगा, यहाँ से ये जाएगा और यहाँ से नीचे की ओर जाएगा, यहाँ पे -a मान लो, -a। फिर क्या होगा सर, फिर से ये इधर जाएगा तो फिर से ये ऊपर की ओर जाएगा और फिर से ये इधर ऊपर की ओर जाएगा, तो फिर से ये 0 से a की ओर जाएगा, फिर से ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर से ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। देखो ये जो ग्राफ फॉर्म हुआ ना, ये तो कॉन्टिन्यूअस, ये सिर्फ एक के लिए ड्रॉ किया, ये कॉन्टिन्यूअस होता रहेगा इस टाइप में, ठीक है, इस टाइप में। तो ये कौन सा ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, जैसे वो साइन का था, क्यों साइन का था, क्योंकि साइन 0 0 होता है ना। क्यों साइन का था, अगर मान लो साइन थीटा तुम ले रहे हो, x इक्वल्स टू मान लो a साइन थीटा ले रहे हो, अगर थीटा 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। थीटा अगर π/2 पुट करोगे तो x का वैल्यू उसमें क्या आ रहा था, वो a हो जाएगा प्लस से। थीटा का वैल्यू अगर तुम पाई पुट करोगे तो x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। थीटा इक्वल्स टू अगर 3π/2 पुट करते हो तो पुट करके देख लेना, मैथमेटिक्स का नॉलेज है तो -a आ जाएगा। एंड थीटा इक्वल्स टू अगर तुम 2π पुट करते हो तो उस टाइम पे x का वैल्यू आ जाएगा 0, x का वैल्यू आ जाएगा 0। तो मीन पोजीशन से a तक देखो, अब इस ग्राफ को साइन ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, तो 0 पे 0 मिलता है, फिर π/2 पे पिक वैल्यू मिलता है a वैल्यू, फिर 0 पे ये पाई पे 0 मिलता है, फिर -a पे चला जाता है नीचे, फिर 0 हो जाता है 2π पे, है ना। तो ये साइन का ग्राफ है, लेकिन कोसाइन के लिए उल्टा सिचुएशन होता है, कोसाइन के लिए उल्टा सिचुएशन होता है। देखो जैसे कि अगर हम कॉस की बात करते हैं यहाँ पे, तो x इक्वल्स टू a कॉस थीटा अगर लेते हो, इसमें थीटा अगर 0 है तो x कितना आएगा, कॉस 0 पे 1 आता है ना, तो a हो जाएगा यहाँ पे। तो बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट होगा ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए स्टार्ट हुआ और इसलिए ये कॉस का ग्राफ है। सेम π/2 पे 0 होता है तो देखो इसमें आके 0 हो गया, फिर पाई पे क्या होता है, -a होता है तो इसलिए नेगेटिव इसमें आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये आगे बढ़ता है। तो आई होप साइन एंड कोसाइन ग्राफ समझ आ गया होगा। तो ये जो ओमेगा टी, ये जो ग्राफ हम ड्रॉ किए हैं, या फिर अगर एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं ऑसिलेशन, जैसे ऑसिलेशन अगर मीन पोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, इससे पहले हम जैसे ड्रॉ किए थे, उसमें x ऑफ t इक्वेशन क्या बन जाएगा,
ए साइन ओमेगा टी। अगर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऑसिलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या है, ऑसिलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन से एक्सट्रीम की ओर जा रहे हैं, देन अगेन मीन, देन तो स्टार्ट होगा मीन पोजीशन से। लेकिन अगर एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी है तो क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम से ही स्टार्ट होगा वो, ठीक है, या एंड से बोल सकते हो कि एंड पोजीशन से स्टार्ट होगा। मतलब अगर एक पेंडुलम दिया गया है, ये पेंडुलम अगर यहां से स्टार्ट करे ऑसिलेशन तो इट इज क्या है, ये क्या है, फिर साइन ओमेगा टी आएगा। लेकिन अगर यहां से स्टार्ट करे एक्सट्रीम पॉइंट से, तब क्या होगा, ए कॉस ओमेगा टी होगा। लेकिन ये दोनों ही ऑलवेज होगा, ये कैसा मैटर है सर, क्यों ऐसा करे? हम तो बीच में से ले सकते, मान लो इधर इतना तक जाना था, इधर ये मेन पोजीशन है, तो इससे बीच में कहीं पे हम स्टार्ट अगर करें तो तब तो सर प्रॉब्लम हो जाएगा, तब तो साइन कॉस मतलब कोई भी नहीं लग रहा है। तब क्या होगा, देखो मान लो कि ऐसा सिचुएशन हो गया कि ये पहले जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, मान लो साइन का ही मैं बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ से पहले स्टार्ट हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है, अभी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मतलब क्या है, अगर हम ऐसे लिनियरली दिखाएं इस चीज को, लिनियरली अगर दिखाएं तो एम्पलीट्यूड या फिर मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखो एम्पलीट्यूड 0 माइनस से, ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन एम्पलीट्यूड लोकेशन नहीं है, ये कुछ और ही लोकेशन है, पता नहीं कौन सा लोकेशन है। लेकिन इसको हम आसान तरीके से करने के लिए फेजर डायग्राम को इंट्रोड्यूस किए हैं। तो देखो साइन कॉस ओमेगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, वो जो मैटर है, या फिर उस जहाँ पे मतलब वो जो फाई मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम से या मीन पोजीशन से जहाँ पे ऑसिलेशन स्टार्ट होता है, वो तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। लेकिन जहाँ पे मान लो इन दोनों के बीच में कहीं से स्टार्ट हो रहा है, तब इसको यूटिलाइज करना, तब इसका इक्वेशन निकालना, तब उसको परफॉर्म करना, वहां पे वेलोसिटी कितना है, कितना टाइम पीरियड होगा, ये प्रॉब्लमेटिक है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हमारा फेजर डायग्राम इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो फेजर डायग्राम इसलिए ही इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी देखो कितना आसान हो जाएगा फेजर डायग्राम पे। अगर मान लो ये पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये है, यहां से हम ऑसिलेशन देखेंगे कि इधर गया पहले, फिर इधर गया, फिर इस जगह पे वापस आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम फेजर डायग्राम का हेल्प लेते हैं तो हम लोगों को ये वाला एंगल, ये जो पार्टिकल इनिशियली जिस पॉइंट पे था वो एंगल मिल जाएगा। वो इनिशियल फेज इसलिए कहते हैं। ये जो फाई है ना, इस फाई का नाम क्या है, इनिशियल फेज। उस फाई का नाम क्या है, इनिशियल फेज। मतलब वहां से ही मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, वहां से ही पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हो रहा है। दिस फाई इज इनिशियल फेज। क्लियर? तो यहां से मतलब कहीं और से अगर स्टार्ट होगा तो इधर क्या हो जाएगा, फिर इक्वेशन पे बदलाव आएगा ना। तो आइदर देखो, आइदर इसमें फेज पीछे से स्टार्ट हो सकता है, मतलब थोड़ा पीछे से इधर से स्टार्ट हो सकता है ऐसे फाई, या फिर थोड़ा इधर जाके स्टार्ट हो सकता है फाई, ठीक है। तो थोड़ा लैग भी कर सकता है, थोड़ा लीड भी कर सकता है, मतलब थोड़ा पीछे भी रह सकता है, थोड़ा आगे से भी हो सकता है। इसलिए हम जब इक्वेशन ऑफ एसएचएम बोलते हैं तो ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाई यूज करते हैं। प्लस फाई होगा मतलब थोड़ा आगे की ओर गया, माइनस फाई मतलब थोड़ा पीछे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये फाई का नाम, ये फाई क्या है, इट इज इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, इसको निकालने का तरीका क्या है, कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि इनिशियल फेज है तो हाउ टू डिटरमाइन दिस। इनिशियल फेज फाई को निकालने के लिए हम लोगों को इनिशियल कंडीशन मतलब टाइम को 0 पुट करना है। टाइम को अगर 0 पुट कर दोगे तो उस टाइम पे उसका लोकेशन भी पता चल जाएगा कि किस जगह से वो स्टार्ट किया था ऑसिलेशन करना। तो वहां पे x भी नोन हो जाएगा, मान लो x0, ये वैल्यू पता होगा उसमें। a साइन ऑफ ओमेगा टी मतलब 0 प्लस माइनस फाई, तो यहां से तुम साइन फाई का वैल्यू निकाल सकते हो जो कि x0 बाई ए हो जाएगा। इस रिलेशन से फाई मिल जाएगा क्योंकि x0 भी पता है, एम्पलीट्यूड भी पता है। क्लियर? तो फाई को हम लोग इनिशियल फेज बोलते हैं।
वहाँ पे ही अगर मान लो बोलते हैं कि अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है या एक्सट्रीम पोजीशन से थोड़ा हट के स्टार्ट होता है वो, तो उस टाइम पे ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाई इसको कहा जाएगा। ठीक है, आई होप पूरा फेजर डायग्राम इक्वेशन ऑफ, देखो ये जो है यही इक्वेशन ऑफ एस एच एम है, किसी एक को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो दिस ऑल आर अबाउट द इक्वेशन ऑफ एस एच एम, इतना सा था ये। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल पे पढ़ेंगे कि कैसे इसको यूज़ करके हम दूसरा इक्वेशन बना सकते हैं, कैसे इस इक्वेशन को हेल्प करके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड एक्स ऑफ टी को हम बेसिकली बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, की मीन पोजीशन से कितना देखो अगर तुम साइन को यूज कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होगा, अगर तुम कॉस को यूज कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन होगा। ठीक है, बस ऐसा ही मैटर है और कुछ नहीं। बस अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। अगर इस चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस टाइप का नया इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन रिलेटेड वीडियो सबसे पहले तुम लोगों के पास पहुंच जाए। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, ताकि इसका इन्फॉर्मेशन, मतलब मेरा तो चैनल देख रहे हो, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स अभी नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं इसको डेवलपमेंट करने के लिए और भी। ठीक है, और भी वीडियोस एंड एक्स्ट्रा कुछ न्यूमेरिकल्स नीट जेई लेवल तक, जेई एडवांस लेवल तक लाने की। ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा मेरे को। ठीक है, ओके, पूरा वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।